नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। वक्त लाख टके की बात का। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद मदरसों पर नजर जमा दी है। सरकार ने आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच के आदेश दिए। मदरसे जहां बच्चों को तालीम दी जाती है, दीन की शिक्षा के साथ उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है, अब वही मदरसे फर्जीवाड़े का नया जरिया बनते जा रहे हैं, जिसकी जांच के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है। मदरसों में शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने और फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों पर नकेल कसने जा रही है। उत्तर प्रदेश मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले मदरसों के फर्जीवाड़ों की जांच होगी। एक शिकायत के मुताबिक अमरोहा, गोंडा और कुशीनगर में मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ पाने वाले मदरसों में फर्जीवाड़े पाए गए थे। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य में मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार मोटा बजट खर्च कर रही है। योजना के तहत 7,442 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार ने 479 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। लेकिन अब शिकायतें मिल रही हैं कि जिन रजिस्टर्ड मदरसों को धनराशि दी जा रही है, उनमें से कई मदरसों का कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी जांच के आदेश जारी किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरत है। हमारी हुकूमत इस पर बहुत गंभीर है और लगातार काम कर रही है। फर्जीवाड़ा नहीं चल पाएगा। जहां शिकायतें होंगी उस पर कार्रवाई होगी और लगातार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। गोंडा, कुशीनगर और अमरोहा के कई मदरसों को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायतें आई हैं। इसके अलावा योजना के तहत रजिस्टर्ड 7,442 मदरसों में तैनात 21,126 शिक्षक भी रडार पर हैं। दरअसल सरकार जानना चाहती है कि योजना के शुरू होने से अब तक मदरसों में शैक्षिक स्तर और गुणवत्ता में कितना सुधार आया है। अब देखिए कि मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इन विषयों की पढ़ाई के लिए मदरसों में 3-3 शिक्षकों की तैनाती की गई है। स्नातक शिक्षकों को 6,000 और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को 12,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। खबरों के मुताबिक सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े की शिकायतें अमरोहा से आई हैं, जहां कई मदरसे जमीन पर हैं ही नहीं। इसके अलावा सवाल मदरसों में मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दरअसल उन मदरसों पर एक्शन की तैयारी है जिनके खिलाफ शिकायत मिली है। और इस बीच मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हम मदरसों में तकनीकी शिक्षा और राष्ट्रवाद की शिक्षा देने पर विचार कर रहे हैं, जिससे छात्र आतंकी गतिविधियों से अलग होकर देश के लिए काम करें। मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्र हित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी, कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, चलाया जा सकता। तो यहाँ धर्मपाल सिंह, जिन्होंने मीटिंग की थी मदरसों में, खासकर मदरसों में तकनीकी शिक्षा पर जोर देने की उन्होंने बात कही कि राष्ट्रवाद का तो पाठ होगा ही, कॉमर्शियल एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा, ताकि समाज में जिन बातों की ज़रूरत है बच्चों को जानने की, छात्रों को जानने की, वो जानकारी उन्हें मदरसों में मिल सके। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर समझाते हैं कि कैसे फर्जीवाड़े की बात सामने आई, उसके बाद क्या कुछ कहा गया, जांच कैसे आगे बढ़ेगी और क्या है आधुनिकीकरण योजना। ये सब कुछ आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार गठन के बाद से ही एक्शन में है, लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 3 दिनों से 6 जिलों के दौरे पर कर चुके हैं। अभी तक विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा भी कर चुके हैं।
सीएम योगी ने 1 अप्रैल को अयोध्या पहुंचकर वहां पर अधिकारियों से मुलाकात की। इसके अलावा रामलला के दर्शन भी किए थे, पूजा अर्चना की थी और इसके बाद वो बलरामपुर के लिए रवाना हो गए थे। और यहां पर भी विकास कार्यों को लेकर एक बैठक की। 2 अप्रैल को सीएम सिद्धार्थनगर के दौरे पर थे और यहां पर उन्होंने संचारी रोग अभियान की शुरुआत की। 2 अप्रैल को ही सीएम वाराणसी पहुंच गए और यहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और आज वाराणसी में ही थे, जहां नेपाल के पीएम की अगवानी की, जिसके बाद सीएम मिर्जापुर रवाना हो गए। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी कॉरिडोर की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल श्रावस्ती जाएंगे। तो लगातार एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। शपथ लेने के बाद से एक्शन मोड में जिलों के दौरे पर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था मजबूत बनाना सबसे बड़ा निर्देश, सख्त निर्देश सीएम का। दरअसल सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो मंदिरों में दर्शन भी कर रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, वहीं मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम में पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आज की 2 तस्वीरें हैं और कल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज विंध्यवासिनी धाम जब कॉरिडोर का जायजा लेने पहुंचे सीएम, तो यहां पर नवरात्र के दूसरे दिन उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए। इससे पहले वाराणसी में काल भैरव के पूजन करते दिखे और साथ ही आज भोलेनाथ का भी आशीर्वाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। उनके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। कल ही वाराणसी पहुंच गए थे मुख्यमंत्री। काल भैरव का दर्शन पूजन कल किया था, कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया था। और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के दौरे पर हैं। आज वाराणसी में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगवानी की, जिसके बाद नेपाली प्रधानमंत्री देउबा ने काशी विश्वनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर और काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। और उनके दौरे की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर में जब उन्होंने हाजिरी लगाई, उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। पशुपतिनाथ मंदिर में भी विधिवत पूजा अर्चना की नेपाल के प्रधानमंत्री ने। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचने पर उनकी अगवानी की, उनका वेलकम किया। क्या समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक बीजेपी में शामिल होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि रमाकांत यादव के बेटे और बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी अरुणकांत यादव से जब इस बारे में सवाल किया गया, तब उन्होंने हो सकता है उनके पिता भी बीजेपी में जाएं, ये बयान दिया। एक ही परिवार में एक सदस्य समाजवादी पार्टी से यार हो सकता है कि हमारे पिताजी भी आ जाए बीजेपी में। यार हो सकता है कि हमारे पिताजी भी आ जाए बीजेपी में। और इन दिनों एक और सवाल सबकी जुबान पर है कि क्या शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करने वाले हैं क्या? अभी तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब योगी सरकार के और भी मंत्री के बयान आ गए, जिसके मुताबिक बीजेपी के किसी नए पार्टनर की जरूरत बीजेपी को नहीं है। बहुत जल्दी समय पर सब बातचीत कर लेंगे और बोलेंगे फिर। कुछ बड़ा सियासी फैसला लेने वाला सुने हैं? बहुत जल्दी समय पर आपसे बात कर लेंगे, बोलेंगे। पहले ये बयान आया, फिर ये तस्वीर आई। माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बड़ी तस्वीर दिखने वाली है। शिवपाल यादव बीजेपी के पाले में जाने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से एक के बाद एक जो बयान आए हैं, उससे साफ है कि फिलहाल बीजेपी में शिवपाल यादव के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी को अब कोई नए पार्टनर की ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्याप्त बहुमत है। पर्याप्त उत्तर प्रदेश सरकार 2/3 बहुमत की है। कोई भी आकर साथ देता है उसके अंदर दे। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहले नहीं हैं जिन्होंने बीजेपी में शिवपाल यादव की जगह से इनकार किया है। हालांकि योगेंद्र उपाध्याय ने यह जरूर कहा कि यह शिवपाल यादव और आला कमान के बीच का मामला है। अब ये शिवपाल जी का और मेरे आला कमान के बीच का मामला है, मुझे इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साफ ही कह चुके हैं कि बीजेपी में शिवपाल यादव के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। योगी जी से मुलाकात भी की है? ऐसी हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है नहीं। सर लेकिन गठबंधन में तो सेंध लगा दी है। अभी आप लोग काल्पनिक सवाल क्यों कर रहे हैं? मतलब साफ है कि बीजेपी फिलहाल शिवपाल यादव को अपने साथ लाने के मूड में है नहीं।
और अगर शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच कुछ चल भी रहा है तो उसकी पर्देदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बलिया पेपर लीक केस में मास्टरमाइंड समेत 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। निर्भय नारायण महाराज जी देवी इंटर कॉलेज का प्रबंधक है, जिस पर आरोप है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर सॉल्व कॉपी बेची थी। निर्भय नारायण के साथ राजीव प्रजापति, अविनाश गौतम, मुलायम चौहान को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब तक पेपर लीक केस में 46 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई जेल भेजे जा चुके हैं। बलिया पुलिस ने इस केस का पूरा पर्दाफाश किया है और एक विद्यालय के प्रबंधक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने उस प्रश्न पत्र में के सील को टैंपर करते हुए और उसमें से प्रश्न पत्र निकाले। और अब बात बुलडोजर की। जी हां, योगी सरकार पार्ट 2 में भी बुलडोजर का गरजना जारी है। लगातार बुलडोजर एक्शन पर है। आज भी एक साथ कई जगहों पर कई जिलों में कार्रवाई हुई। लखनऊ में प्रशासन ने गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी इंस्पेक्टर का घर ढहा दिया। मकान को बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। एटा में प्रशासन ने अवैध बिल्डिंग गिराई। नोएडा में अथॉरिटी ने मंदिर के पास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। तो वहीं लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने माफिया हनीफ समेत 3 लोगों की 1 करोड़ समेत संपत्ति कुर्क की है। कासगंज में प्रशासन ने कार्रवाई की। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से एक्शन बुलडोजर का लगातार देखने को मिल रहा है। अतीक अहमद के भाई पर कार्रवाई हुई है। प्रयागराज में कार्रवाई की गई है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। अवैध प्लॉटिंग पर यहां पर बुलडोजर चलाया गया है। बिल्कुल, तो ये देखिए बुलडोजर बढ़ रहा है। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। अतीक अहमद से जुड़े जमीन पर 150 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग की गई थी और इस जमीन को मुक्त करा लिया गया है। अवैध तरीके से यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसे ध्वस्त किया गया। ये आप मुजफ्फरनगर की कार्रवाई देख रहे हैं। यहाँ पर भी बुलडोजर चला है। मतलब ये कि किसी भी शहर में जहाँ पर भी अवैध तरीके से कोई निर्माण किया गया है या कब्जा किया गया है, वहाँ कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में भी आप देखिए जी, अगली कार्रवाई लखनऊ में हुई, जहाँ पर गोरखपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर पर एक्शन चला। मनीष गुप्ता मर्डर केस में आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का 3 मंजिला मकान ध्वस्त कर दिया गया। अगली कार्रवाई कासगंज की, वहां पर भी सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। भूमाफियाओं ने यहां पर कब्जा कर रखा था अवैध तरीके से और इस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया बुलडोजर के इस्तेमाल से। लखीमपुर खीरी में भी कार्रवाई हुई है। माफिया हनीफ पर यहां पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति यहां पर प्रशासन ने कुर्क करवाई है। एक और बुलडोजर चला गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 1000 मीटर जमीन पर कब्जा कर रखा था भूमाफियाओं ने और उस कब्जे को छुड़वाया गया, हटाया गया। सहारनपुर में भी कार्रवाई हुई और वहां पर 70 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। एटा में भी अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। मतलब अवैध तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया था। फर्रुखाबाद में भी यही हुआ। गलत तरीके से यहाँ नक्शा पास हुआ था। कब्रिस्तान को ढहा दिया गया है क्योंकि उसे अवैध पाया गया था। छपाई कारखाना यहाँ पर हटाया गया कार्रवाई के दौरान। तो इस तरीके से ये बुलडोजर लगातार चल रहा है और अवैध निर्माण माफियाओं पर इस बुलडोजर का खौफ देखने को मिल रहा है। चाहे राजधानी लखनऊ की पुलिस हो, गाजियाबाद की पुलिस हो या प्रदेश के अन्य जिलों की पुलिस हो, जो लगातार चाहे वो गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है, तो कहीं पर बुलडोजर भी गरज रहा है। प्रशांत कुमार साहब से बात कर लेते हैं। सर, एकदम से पुलिस तेज़ी में आई है, हालांकि कुछ अपराध की भी घटनाएं हुई हैं। जी, ये देखा गया कि इलेक्शन के बाद से कुछ संगीन अपराध भी घटित हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी सेटिस्फैक्शन का विषय है कि बहुत अल्प अवधि में ही उन चीज़ों का अनावरण भी किया गया है। शासन की प्राथमिकता शुरू से ही अपराध और अपराधियों के प्रति जो है 0 टॉलरेंस की रही है तथा माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ जो महिला और बच्चियों महिला सुरक्षा के को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जानी है। इसके लिए आपने देखा होगा कि पुलिस की प्रेजेंस, पेट्रोलिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। स्वयं वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील रह रहे हैं तथा जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अवैध तरीके से किसी भी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, या तो वो
अवैध नक्शा बनाकर या फिर किसी चारागाह पर या नजूल की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, उसका ध्वस्तीकरण भी लगातार कराया जा रहा है। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में एक युवक ने चाकू के साथ परिसर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने युवक को रोकने की कोशिश की तो उसने हमला कर दिया। इस वारदात में 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक युवक मुंबई से गोरखपुर पहुंचा था। तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से सुरक्षा कर्मियों पर हमला भी किया है इस शख्स ने, जिसे पकड़ लिया गया। चाकू के साथ युवक घुसने की कोशिश कर रहा था, रोकने पर इसने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। अभी तक की जांच में पता चला है कि मुंबई से पहुंचा था सन के युवक। और इस वक्त रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अनिल, बताएं पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, जो घटना अभी जो सामने आई है, पता चला कि गोरखनाथ मंदिर में एक युवक का जो मुंबई से आया था और वो अचानक आया और मेन गेट पे जहाँ पे सुरक्षा कर्मी तलाशी लेते हैं, लोगों की समाज की लोगों की भी तलाशी की जाती है, तो वहाँ पे जब तलाशी हो रही थी तो ये जबरन मंदिर में घुसना चाह रहा था। और जब सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो ये ताबड़तोड़ इसने अपने झोले में रखे एक धारदार हथियार निकाला, उसने सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया। और इस दौरान जो सुरक्षा कर्मियों को चोट लगी है धारदार हथियार से, और लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है। मौके पे गोरखनाथ पुलिस भी पहुंची और उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मौके पे डीआईजी, एसएसपी और जो भी आला अधिकारी हैं गोरखपुर में, जिला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सारे लोग पहुंचे हुए हैं और घटना के बारे में जानकारी लिया जा रहा है और युवक के बारे में तस्दीक की जा रही है कि युवक कहाँ से आया और क्यों इस तरह की घटना को अंजाम देना चाह रहा था। तो सारी चीजें अभी पुलिस बताने से परहेज कर रही है, लेकिन एक बड़ी घटना कहा जाएगा कि सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से एक बड़ी घटना होने से बच गई है। जी, बहुत शुक्रिया अनिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पुलिस की कार्रवाई की डर की वजह से आपने अपराधियों को खुद ही थाने जाकर सरेंडर करने की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन कोई अपना घर खुद ही अवैध घोषित कर दे और मकान गिराने की अर्जी लेकर पहुंच जाए, ऐसा पहला मामला सामने आया है। खबर रामपुर से है। बिल्डोजर बाबा की सरकार है तो बिल्डोजर तो गरजना बनता ही है। अगर मैं गलत हूं तो मुझ पे भी गरजे। रामपुर जिले की तहसील शाहाबाद का मित्रपुर अहरौला गांव अचानक से चर्चा में आ गया। इसलिए नहीं कि इस गांव में बाबा का बुलडोजर गिर जाए, बल्कि इसलिए क्योंकि एक युवक ने खुद ही अर्जी लगाई है कि तालाब के ऊपर बने उसके घर को ढहा दिया जाए। तो आपने खुद शिकायत करी थी? जी, मैंने खुद शिकायत की थी। तो क्या हुआ? वही वहाँ पे तो और उल्टा विरोध हमारा शुरू कि हम इनके साथ ये करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। एसडीएम साहब के ही सामने बदतमीजी वो लोग हमसे बोल रहे थे। शिकायतकर्ता एहसान का ये पुश्तैनी घर है जो कि दस्तावेजों के मुताबिक तालाब की जमीन पर बना है और इसी घर को गिराने के लिए एहसान ने अर्जी लगाई है, जिस पर उनके पड़ोसियों से उन्हें मारने की धमकी मिल रही है। हालांकि एहसान की अर्जी पर जांच के लिए पहुंचे एसडीएम अशोक चौधरी के मुताबिक कहानी कुछ और ही है। उसका घर गिरासू हो गया था, छोड़ करके जो है दूसरी जगह पे घर बना लिया है। तो गिरासू घर जो है सरकार गिराए या वो गिराए, उसको तो फायदा ही। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बदलाव और लोगों को जागरूक करना है मकसद।